MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। पहली खबर ऐसी है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। ट्रंप के वार के लिए मोदी पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने टैरिफ की बात कही, लेकिन मोदी ने उसका तोड़ निकाल दिया है। आपको बताऊंगा क्या है वो तोड़, लेकिन पहले दिखाएं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। कहीं रूस, यूक्रेन, कहीं भारत, कहीं चाइना, सब पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग रणनीति अपनाई है और इसकी वजह से वो खुद फंस गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो पहले पीएम मोदी के साथ जबरदस्त थी दर्शक, और बहुत अच्छी थी। ये आपने देखा होगा, कई बार एक मंचों पर दोनों देखिए आप, कहीं हाथ मिला रहे हैं, कहीं जनता का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन एकाएक क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर अटैक कर रहे हैं। और उससे पहले आगे आपको बताऊं, एक तस्वीर आज डोनाल्ड ट्रंप की आई है। वो इधर भारत पर अटैक कर रहे हैं, उधर ना जाने क्या ट्रंप पर किसी ने अटैक कर दिया, ट्रंप पर हमला हो गया, या ट्रंप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके हाथ में ये चोट का निशान है और इसे वो मेकअप से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप, नीले पड़ गए। आखिर क्या हुआ है? और इस समय दुनिया भर में कई जगह पर ट्रंप का विरोध हो रहा है। तो ये घटना किस समय हुई, कहां हुई, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। अब मैं आपको तस्वीर बताने वाला हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कह दिया है कि अब पूरी तरह से टैरिफ हमने लगा दिया है और यह टैरिफ लागू हो जाएगा, सुबह से लागू हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, टैरिफ लागू होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया है, लेकिन मोदी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। देखिए रिपोर्ट। ट्रंप ने पहले मीठी मीठी बातें की, फिर दबाव बनाया और सौदेबाजी की, लेकिन बात नहीं बनी तो धमकी पर उतर आए। जब उससे भी बात नहीं बनी तो बौखलाहट सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मैंने जिन 7 युद्ध को रोका उनमें से 4 इसलिए रुके क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार थे, और मैं कह सका अगर आप युद्ध करना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो सवाल ये कि क्या ट्रंप इससे भारत को झुका पाएंगे? दरअसल ट्रंप ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। उन्होंने व्यापार बढ़ाने की चाल चली, मोदी पुतिन की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की और भारत को चौथी से तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते में रोड़े अटकाने की भी भरसक कोशिश की। लेकिन इस बार पाला मोदी से पड़ा है। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। देखा आप, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पीएम मोदी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। पहले मैं आपको बताता हूं ट्रंप कैसे अटैक कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और लगा दिया। ट्रंप प्रशासन ने इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ताजा फैसला सुबह 9:31 पर लागू हो जाएगा और ट्रंप के इस फैसले से अब अमेरिकी टैरिफ 50% हो जाएगा। समझ रहे हैं हम? मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला सामान 50% टैक्स उस पर लगेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल आयात करता है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के बीच में जंग खत्म नहीं हो रही। और ट्रंप ने 6 अगस्त को ही जुर्माने का ऐलान किया। अपने ताजा आदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो ड्यूटी दस्तावेज की सूची में बताई गई है वो भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाई जाएंगी या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएंगी। और इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया।
मतलब भारत उसके सामान पर टैक्स ले रहा है तो वो लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ के दौरान ट्रंप ने व्यापार घाटे का भी जिक्र किया। अब मैं आपको बताता हूं ये टैरिफ क्या होता है। टैरिफ को इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, जिसे आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। टैरिफ दूसरे देशों से सामान आयात करने पर लगता है। मतलब अगर आप भारत से अमेरिका 100 करोड़ का निर्यात होगा तो इस पर 100 करोड़ पर अमेरिका 50% यानी 50 करोड़ टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, जिससे भारतीय सामान अमेरिका में 1.5 गुना महंगे हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और इसी वजह से देश भर में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है। You think about it, India and Pakistan, which was probably मैंने जिन 7 युद्ध को रोका उनमें से 4 इसलिए रुके क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार थे, और मैं कह सका अगर आप युद्ध करना चाहते हैं और सबको मारना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके साथ व्यापार करने पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वे सब हार गए। हम टैरिफ से खरबों डॉलर ले रहे हैं और टैरिफ के कारण युद्ध रोक रहे हैं। दूसरे देशों ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम दूसरे देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं। and I used that on numerous occasions. Trade, I used trade, I used other. Well, I don't want to comment on a person. मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन विषय पर टिप्पणी करूंगा। हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यूरोपीय संघ है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक उछाल वाला देश नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ देश हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं। हम वास्तव में एक ऐसा देश है जहां पिछले कुछ सालों में अमेरिकियों ने कहा है कि हमें सब कुछ करना चाहिए। विश्व ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोगवश हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और वो राशि बढ़ रही है। तो ईमानदारी से हमें ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बात का आपने जिक्र किया वो क्या है। So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. Any kind of a trade protectionism policy provokes. भारत रूस के लिए बहुत मायने रखता है। हम आपसी संतुष्टि के लिए कोई भी समाधान निकालने में सक्षम हैं। हमारी साझेदारी का गहरा होना हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम कई वर्षों से प्रतिबंधों की समस्या देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारा व्यापार 7 गुना बढ़ गया है। Entering the US market, the Russian market. और अब मैं आपको बताने वाला हूं, डोनाल्ड ट्रंप इस समय घिर चुके हैं। लग रहा होगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का उनके देश में कुछ लोग साथ दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दिखाता हूं आपको, देख रहे हैं आप, अमेरिकी लोग सड़कों पर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। देखिए आप कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वहां पर पुलिस लगा दी है। सिर्फ इसमें अमेरिकी नहीं है, भारतीय भी शामिल है। और अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, भारत में भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। ये तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है। आपको एक और तस्वीर बताते हैं जहां पर ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है और अलग अलग तरह से लोग कह रहे हैं कि टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से ट्रंप का पुतला आज निकाला गया है और इसे लेकर लोगों की नाराजगी है। उनका कहना है कि भारत पर टैरिफ ट्रंप को नहीं लगाना चाहिए। लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आप सोचिए जरा। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, मैंने कहा था हर भारतीय से जुड़ी हुई है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। आप चाहे फैक्ट्री यानी आपका ऑटोमोबाइल का काम हो, मशीनरी का काम हो, तो ये खबर आप पर असर डालेगी। ट्रंप का टैरिफ असर डालेगा। सी फूड ये देश से बाहर जाता है, सोचिए आप, इस पर भी असर पड़ेगा। और आखिर में जो देख रहे हैं आप ज्वेलरी की तस्वीर, भारत में रहने वाले सुनार, इस पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इन पर नहीं, किन किन पर असर पड़ने वाला है। लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और इसलिए हम कह रहे हैं ट्रंप कुछ भी कर लें, मोदी ने प्लान बना लिया है। आइए आपको बताते हैं। ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं टैरिफ। पहली चुनौती क्या है? भारत। अमेरिका ने भारत के सामने चुनौती पेश कर दी है।
अमेरिका में भारतीय सामान अब ज्यादा महंगे हो जाएंगे और भारतीय सामान महंगे होने की वजह से उसकी मांग में कमी आ जाएगी। भारतीय सामान की मांग में कमी से उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने की वजह से रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे देश में बेरोजगारों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। दूसरी चुनौती आपको बता रहा हूं, टैरिफ बढ़ने से निर्यात पर असर पड़ेगा। दर्शकों, निर्यात कम होगा तो सरकार की आय कम होगी, सरकार की आय घटेगी तो खर्च कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और खर्च कंट्रोल करने से विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। तीसरी बड़ी चुनौती क्या है? विकास दर में कमी आ जाएगी। विकास दर में गिरावट भी देखी जा सकती है। अनुमानित है 0.2% से 0.6% तक यह कम हो जाएगी। अब किन किन लोगों पर असर पड़ेगा दिखा रहा हूं आपको, देख रहे हैं आप। ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, कपड़ा, ज्वेलरी, मशीनरी, केमिकल और समुद्री खाद्य पदार्थ हैं, उन पर सीधा असर पड़ेगा। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आप पर भी असर पड़ने वाला है। लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि पीएम मोदी ने इसे लेकर पूरी तैयारी की है और प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत में इसे लेकर बैठक भी हो रही है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। अब भारत ने जो तैयारी की है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन कौन से देश भारत के साथ आ गए। उसमें आज पहले नंबर पर नाम आ गया जापान का। क्यों कह रहा हूं, देखिए आप, पीएम मोदी और जापान के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और आज कार को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। देख रहे हैं आप, ये ईवी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक वाहन, जिसको आज हरी झंडी दिखाई है। और यहीं से भारत और जापान एक मजबूत साझेदार के तौर पर आगे आ गए हैं। मारुति कार को हरी झंडी आज पीएम मोदी ने दिखा दी है। अब मैं आपको बताता हूं वो कार कौन सी है जो एक्सपोर्ट की जाएगी। देख रहे हैं आप, यही है वो कार, और आप इसे समझिए, ये कार एक्सपोर्ट की जाएगी। यह है मारुति की ई विटारा। ई मतलब इलेक्ट्रिक, जिसमें पेट्रोल नहीं होता है, इलेक्ट्रिक से चलती है, और इसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। यही कार है और यही भारत और जापान की दोस्ती को बताती है। दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं आज की एक और तस्वीर। ये देख रहे हैं आप, पीएम मोदी हैं, जापान के प्रतिनिधि हैं, और कैसी केमिस्ट्री है, देखिए, हाथों में हाथ है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि भारत और जापान साथ में है। अमेरिका चाहे कितना ही टैरिफ लगाए, भारत ने उसका तोड़ निकाल लिया है, उसकी तैयारी की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा भी है कि कैसे ये तैयार होती है। भारत और जापान भारतीयों के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूं भारत और जापान की दोस्ती का एक और सबूत कैसे मजबूत हो गए। ये देख रहे हैं आप, ये गुजरात में हंसलपुर है जहां पर कार बनती है, और यहां आप देखेंगे एक दो नहीं, 7.5 लाख कारों पर आप नजर डालिए। पूरी कार यहीं पर बनती है, आपने कहीं नहीं देखी होगी ऐसी फैक्ट्री। 7.5 लाख कार यहां से निकलेंगी और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूं ये कार एक्सपोर्ट होगी और जापान कितना उत्साहित है। ये देख रहे हैं आप, ये जापान के हैं राजदूत और इनका नाम है ओनो केइची, और आज इन्होंने गुजराती बोली, जरा सुनिए आप कैसे बोली। ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स जापान हमामात शहर साथे
グジャラートのアメダバードシャヘルのピスタシティトゥイニングタノチェデパンエク जापानी गुजराती बोल रहे हैं, पीएम मोदी के साथ हाथों में हाथ लेकर जा रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीएम मोदी ने पूरी तैयारी की। दिखाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप को कैसे जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने भारत के सामने एक चैलेंज पेश किया है दर्शकों। पीएम मोदी ने ट्रंप के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया है। गुजरात के अंसलपुर से ट्रंप को सीधा संदेश दिया गया। आज मोदी अंसलपुर में मारुति सुजुकी जो कंपनी है वहां पर पहुंचे हुए और उन्होंने ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया है। ई विटारा मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है जो भारत में बनी है। मैंने आपको तस्वीर दिखाई और इसे 100 से ज्यादा देश जैसे यूरोप, जापान में निर्यात किया जाएगा। मोदी के एक्शन से ठीक पहले इस कार्यक्रम में मोदी ने ट्रंप को टारगेट पर लिया। उन्होंने ट्रंप को सीधा संदेश ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन जो कहा है वो ट्रंप के लिए ही है। मैं सुनवाऊंगा आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश देते हुए बता दिया है, चुनौतियां कितनी ही आए हम तैयार हैं। सुनिए जरा। भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके त्याग का गर्व करेगी। प्रधानमंत्री ने आप सभी से अपील की है और आपको भी इसमें साथ देना होगा, क्योंकि हमारे साथ कई देश आ गए। पीएम मोदी ये हैं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू, इनसे मुलाकात करेंगे और जिनपिंग भी हमारे साथ, यानी जापान और चीन आ गए हैं और रूस हमारे साथ पहले से ही है। अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में जाएंगे। यहां चीन हमारा बड़ा साझेदार है और इसलिए कहा जा रहा है कि चीन की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। मैं आपको बताता हूं, भारत ने इसके लिए बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है और कौन कौन से देश इसमें साथ आ गए। इसमें चाइना भी हमारे साथ आ गया है और पुतिन भी हमारे साथ आ गए। आइए आपको दिखाता हूं। दरअसल अमेरिका से ट्रेड वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। कई दौर की बैठक हो चुकी थी, अगली बैठक होने वाली थी, लेकिन ट्रंप ने 25 और 29 अगस्त की बैठक अचानक रद्द कर दी, जो इस बात के संकेत हैं दर्शकों कि ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। क्या तैयारी है देखिए जरा। पीएम मोदी इस हफ्ते जापान जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जापान में 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन है, जिससे पीएम मोदी जापानी पीएम के साथ बैठक करेंगे, जहां दोनों के बीच रक्षा और आर्थिक मोर्चे पर समझौते होंगे। खबर तो यह है कि जापान भारत में 68 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अमेरिका को दूसरा संदेश किसके साथ दिया जा रहा है? जापान के बाद पीएम चीन के दौरे पर जाएंगे। जैसा मैंने बताया, चीन में पीएम एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरे में वो राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत करेंगे और सीमा के रास्ते व्यापार और जो रेयर अर्थ मिनरल आपको दिख रहे हैं। बैठक से पहले चीन ने अमेरिकी टैरिफ पर भी खुलकर विरोध जता दिया। इसका सीधा मतलब क्या है? दोनों देश तेजी से करीब आ रहे हैं और पुतिन तो हमारे साथ हैं। रूस खुलकर भारत के साथ आ गया है। रूस ने तेल पर अतिरिक्त छूट का ऐलान कर दिया। ट्रंप को पसीना आ गया, नीले पड़ गए। भारत के लिए अपना व्यापार बाजार दोनों खोल दिया है रूस ने। एक तरफ पीएम मोदी दुनिया के दिग्गजों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ देश में स्वदेशी की जमकर वकालत कर रहे हैं और आप सभी को भी संदेश दे रहे हैं कि आप सभी स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ें। और यह संदेश पीएम मोदी का क्या है, गौर से सुनिए। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है,
हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। देखा, पीएम मोदी ने सीधे कह दिया है आप लोगों से स्वदेशी अपनाएं, लेकिन इसे लेकर देश भर में राजनीति भी हो रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, भारत एक आत्मनिर्भर देश है, सक्षम देश है, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। दुनिया की कोई ताकत भारत की इकोनॉमी को रोक नहीं सकती और भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। कहाँ है मेड इन इंडिया? एमएसएमई सेक्टर आपने बर्बाद कर दिया, नोटबंदी से बर्बाद किया, जीएसटी से बर्बाद किया, आपकी तमाम नीतियों से बर्बाद किया। आप कह रहे हैं खरीदिए भारत का से बनाया हुआ स्टफ। कहाँ है भारत में बना? मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म कर दिया आपने। तो ये लफाजी बंद करिए, तथ्यों पर आइए। 11 साल लंबे होते हैं लफाजी के लिए। मंदी और तंगी का दौर चला है, उन तमाम आर्थिक संकटों, कंटकों, मंदी और तंगी को पछाड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल भी रखा उसने, और देश जो है वो तमाम तरह के जो इस तरह के चुनौतियां हैं उस पर विजय पाकर के आगे बढ़ता रहेगा। मेड इन इंडिया तब होगा जब छोटा छोटा उद्योगपति, छोटा छोटा व्यवसायी मजबूत होगा। 2 या 3 उद्योगपतियों से मेड इन इंडिया मजबूत नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूं, इधर भारतीयों से अपील कर रहे हैं पीएम मोदी, और उधर अमेरिका और चीन में भी भिड़ंत हो गई है। सोचिए आप, चीन हमारे साथ आया है, ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा। आपको बताता हूं अगली तस्वीर, यह देखिए। दक्षिण कोरिया, देख रहे हैं आप, नॉर्थ कोरिया से परेशान होकर पहुंचे ली म्यूंग और आज ट्रंप से मुलाकात की। लेकिन इसी दौरान जब राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के साथ मुलाकात हो रही थी, ये वो तस्वीर है। इस दौरान उन्होंने चाइना पर अटैक कर दिया और सीधे चाइना से कह दिया कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि वो चीन को बर्बाद कर देंगे। दिखाते हैं आपको। अब ट्रंप ने चीन को धमकी दे दी है। सोचिए जरा, ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ की धमकी दे दी। उन्होंने कहा वॉशिंगटन के पास ऐसे कार्ड हैं कि अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं, यानी चीन। आगे कहा चीन के पास केवल कुछ कार्ड हैं, लेकिन अमेरिका के पास अविश्वसनीय कार्ड है। दरअसल ट्रंप रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चिंतित हैं। ट्रंप की पॉलिसी की वजह से चीन ने इसकी आपूर्ति को रोक दिया है और चीन के इस कदम से अमेरिका मुश्किल में आ गया है। समझिए, जानकार तो यह बता रहे हैं हमें कि अमेरिका पर भारत का दबाव भी है, क्योंकि भारत ने रूस के बहाने जिस तरह से भारत ने टैरिफ लगाया गया उसका विरोध किया गया, और विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि चीन रूस से ज्यादा आयात करता है। लेकिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया, चीन को छोड़ दिया है। अब इधर भारत ने दबाव बनाया और ट्रंप परेशान हो गए। क्या कह रहे हैं वो चीन को लेकर, सुनिए जरा। मैं सुनिश्चित हूं कि आप जा सकते हैं, लेकिन हम चीन के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे। ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। उनके पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं। लेकिन अगर मैं उन कार्डों को खेलूं तो वो चीन को नष्ट कर देगा, लेकिन मैं उन कार्डों को नहीं खेलूंगा। तो भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भारत पर एक खतरा नहीं है, कई सारे खतरे हैं और भारत उसके लिए भी तैयार है। खबरों में आगे आपको दिखाने वाला हूं, एक जंग होने वाली है, संकेत मिल रहे हैं, और अगर अब जंग हुई पाकिस्तान के साथ तो वो बहुत खतरनाक होगी। लेकिन संकेत कैसे मिल रहे हैं दिखाता हूं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए, यह है सीडीएस ने कह दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने इशारा किया है और बता दिया है कि भारत हमेशा दुश्मन को सीधा संदेश दिया और कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये क्यों कहा है आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले भारत की ताकत देख लीजिए। जल जहां नेवी है हमारी, उसको कैसी ताकत दी है, सुनिए जरा।
देख रहे हैं आप, ये थी INS हिमगिरी और उदयगिरी। अब मैं आपको बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद LOC पर हलचल है, बहुत हलचल है इस समय। देख रहे हैं आप, ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर एडवांस्ड पेट्रोलिंग हो रही है, आधुनिक हथियारों के साथ हमारे जवान देखिए कैसे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिन और रात दोनों तरफ देखिए, चप्पे चप्पे पर नजर है, आधुनिक हथियारों से लैस हमारे जवान इस समय LOC पर तैनात हैं। तो इस समय LOC पर हलचल बढ़ रही है। CDS कह रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं। क्यों कहा जा रहा है? इधर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, देख रहे हैं आप, भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत कर लिया है। यानी हमने जल में पूरी तैयारी कर ली, हमने LOC पर पूरी तैयारी कर ली, और हमारा सुदर्शन चक्र भी अब तो मैदान में आ गया है, यानी हमारा सुरक्षा कवच भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, ये बाज नहीं आता है, और इसको भी संदेश देना है, और चीन को, क्योंकि ये पाकिस्तान को संदेश दे रहा है, मदद कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारतीय सेना की तैयारी है, देखिए। देख रहे हैं आप, ये आज की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। सेना ने बता दिया है कि हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत की तैयारी क्या है। भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। CDS अनिल चौहान जो आपको दिख रहे हैं, उन्होंने दुश्मन को सीधी चेतावनी दी, कहा कि भारत की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर से 2 कदम आगे है। CDS अनिल चौहान ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत शांतिवादी देश नहीं है, यानी दुश्मन गलतफहमी में ना रहे कि भारत चुप बैठेगा। उन्होंने देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं, ये कह दिया है। इस दौरान उन्होंने कभी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां पढ़ी, क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इसका अर्थ क्या है? शक्ति से ही शांति आ सकती है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने कई सबक लिए हैं। ऐसे में भविष्य में अगर जंग होती है तो वो बेहद खतरनाक होगी। उसमें सेना की 3 टुकड़ियां मिलकर जीत हासिल करेंगे। इसलिए अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के आगे क्या है, इस पर तो हम बातचीत करते हैं और उसी पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन CDS जनरल चौहान ने क्या संदेश दिया है, समझिए जरा, इसे सुनिए। If you want peace, prepare for war. अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि शक्ति से ही शांति आ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू एज वॉर था जिसमें हमने कई सबक सीखे। ऑपरेशन अभी जारी है। निकट भविष्य की जंग बेहद खतरनाक होगी, उसमें हम मिलकर ही जीत हासिल कर सकते हैं। हमें हर हालात में सशक्त और आत्मनिर्भर बनना है। इस रण संवाद का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना नहीं है। हम ऑपरेशन सिंदूर के आगे क्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी फ्यूचर वॉरफेयर कैसा होगा। तो इधर जनरल चौहान बोल रहे हैं और उधर भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूं। अलग अलग जगह से हमारे पास तस्वीर आ रही, देख रहे हैं, ये सीमा है, भारत की सीमा। और आप सोचते होंगे वहां पर कैसी सुरक्षा है दिन और रात में। दोनों तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप। दिन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ये अलग अलग जगह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए, रात में भी पूरी तरह से सुरक्षा की तैयारी है। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, जहां जीप से पेट्रोलिंग की जा रही है। जवान जो है, देख रहे हैं आप, चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं, और ये कोशिश है कि यहां पर घुसपैठ ना की जाए। ये तो आम, आप देख रहे हैं, आम लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी सेना कैसे तत्पर है। लेकिन सेना
और भी जगह, अब राजस्थान की सीमा आपको बताता हूं। राजस्थान में देखिए जरा, ऊंट से भी निगरानी की जा रही है और यह निगरानी बताने के लिए काफी है कि इस समय भारतीय सेना हर हमले के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और वहां छिपे आतंकी मानते नहीं हैं, वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं। खबर हमारे पास आ गई है, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की लेकिन सेना ने नाकाम कर दिया। देख रहे हैं आप, सेना ने नाकाम कर दिया है और इसलिए मैं कह रहा हूं एलओसी पर यह पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, यह सीधी नहीं होगी। हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। कैसी तैयारी, आइए आपको बताता हूं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर कई बदलाव किए हैं। एलओसी से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में मुस्तैदी बढ़ाई गई है। बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जवानों की शक्ति बढ़ाई है ताकि दुश्मन पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक ने ड्रोन के झुंड भेजे थे, देखा था ना आपने वो तस्वीर, और भारत के डिफेंस सिस्टम ने मुनीर के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन भारतीय सेना निश्चिंत होकर नहीं बैठी। सेना ने बॉर्डर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर लिया है। फेंसिंग, सेंसर के साथ निगरानी से जुड़े मैकेनिज्म को दुरुस्त किया गया। इसमें ड्रोन के इस्तेमाल से सीमा पार के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अत्याधुनिक कैमरे और रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेजर वाले फेंस लगाकर भी सीमा सुरक्षा को और मजबूती दी गई ताकि घुसपैठ की छोटी से छोटी कोशिश को रोका जा सके। इसी का नतीजा है कि उरी सेक्टर में एक दिन पहले घुसपैठ हो गई। दर्शकों, एलओसी पर बड़ी घुसपैठ की कोशिश को हमारी सेना ने नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को ठोक दिया है और भारत ने बीते 3 महीने में खुद को मजबूत करने में बहुत तेजी लाई है। पाकिस्तान को समय आने पर तगड़ा नुकसान पहुंचाने और चीन से टकराने के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। कई ऐसी तकनीक पर मेहनत की जा रही है जिनके पूरे होने पर शाहबाज और जिनपिंग की नींद उड़ जाएगी। एक विशेष इंटीग्रेटेड सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है जिसमें जमीन, हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे यानी सबमरीन अंतरिक्ष सेंसर्स को इंटीग्रेट करने का भी काम चल रहा है, जिससे कई क्षेत्र एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तैयारी तो आपने देख ली है, लेकिन इसके बाद हमने समंदर में भी तैयारी की। आइए आपको दिखाते हैं समंदर में कैसी तैयारी। उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं जलन चौहान। We'll have to look at multi-domain. हमें जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और पानी के नीचे के सेंसर को एक साथ जोड़ना होगा। इससे दुश्मन के बारे में बहुत बेहतर जानकारी मिल सकेगी। डेटा को रियल टाइम में विश्लेषण करना होगा। इसके लिए एआई, बिग डेटा और क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, आज भारत ने एक और तैयारी की है। एलओसी आपने देख ली, लेकिन समंदर में क्या हाल है और समंदर में कैसी ताकत बढ़ी है देख लीजिए। यह है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, दोनों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये भारत के पास आ गए हैं। विशाखापट्टनम से आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां आज सौंप दिए गए और ये भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। आपको दिखाता हूं, इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ है। ये देख रहे हैं आप, यही है, ये उदयगिरी के साथ फोटो सेशन हुआ है और ये हिमगिरी के साथ। राजनाथ सिंह ने दोनों तस्वीरों को देखा, दोनों जगह पर गए, दोनों आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी पर जायजा भी लिया और फोटो सेशन भी हुआ। ये तस्वीर आपके सामने। अब मैं आपको बताने वाला हूं इनकी ताकत क्या है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं। पाकिस्तान समंदर में बच गया था, अगर इस बार हिमाकत की तो कैसे सबक सिखाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। भारत की जमीनी सीमाओं के साथ समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का महत्व तो बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से भारत को अपनी सीमाएं सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को एक साथ कमीशन किया गया। ये हैं वो दोनों। विशाखापट्टनम में दोनों युद्धपोत राजनाथ सिंह ने कमीशन किए हैं। यह पहला मौका है जब 2 अलग अलग शिपयार्ड में बने 2 बड़े युद्धपोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया। खास बात यह है दर्शकों, दोनों युद्धपोत स्वदेशी हैं। ये दोनों युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। दोनों युद्धपोत आधुनिक तकनीकों से लैस हैं जिसकी ताकत दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसका देगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है, जब भारत की सुरक्षा पर हमला होता है तो हम उसका करारा जवाब देना जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत न केवल नौसेना की ताकत बढ़ाते हैं बल्कि संदेश देते हैं कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है।
सिर्फ लोहा नहीं, भारत की तकनीक, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है ये दोनों। 75% स्वदेशी सामग्री से ये युद्धपोत बनकर तैयार हुए हैं, जिनका वजन 6,700 टन है और लंबाई 149 मीटर। इसमें ऐसी आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है दर्शकों, जो इन्हें 30 नॉट की रफ्तार से चलाने में सक्षम करती है। और इनके हथियार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है, जो एक 450 किलोमीटर रेंज तक समुद्री और जमीन पर लक्ष्य भेज सकती है। इसके अलावा बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है, जो हवाई खतरों से सुरक्षा देने में मददगार साबित होती है। साथ ही ये दोनों जहाज रियल टाइम डेटा साझा करने में सक्षम हैं। इनमें हेलीकॉप्टर ले जाने की सुविधा भी है, जो लंबी दूरी तक निगरानी मिशनों में मदद करेंगे। इन जहाजों का डिजाइन इतना खास है, रडार पर इनकी मौजूदगी को पकड़ना मुश्किल होता है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं स्टेल्थ युद्धपोत ये कहलाते हैं। यही इनकी ताकत है। अब मैं आपको बताता हूं, इस पूरी तैयारी में भारतीय सेना की तैयारी है, नेवी की तैयारी है, एयरफोर्स की तैयारी है, और रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। INS उदयगिरी, INS हिमगिरी की जो यात्रा शुरू हो रही है, वो भारत के गौरव की यात्रा है। उदयगिरी जो सूर्योदय का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर नई सुबह नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए अवसर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हिमगिरी नाम, जो हिमालय की अडिग और अचल शक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि समुद्र की लहरों पर भी भारतीय नौसेना हिमालय की तरह ही अडिग है। हमारा फ्यूचर, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सिक्योरिटी, सारी चीजें हमारे समुद्र से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बताते हैं, बाढ़ से कहर आया हुआ है। ये कहर आप तक भी पहुंच चुका है। दिखाता हूं आपको, आसमान से ऐसी बारिश हो रही है जिसने हाहाकार मचा दिया। दिखाते हैं आपको तस्वीरें, देश भर से तस्वीर आई है। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में। देखिए आप कैसे एकाएक बादल फटने के बाद भारी तबाही आई है। सुनिए जरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अब आपको लेकर चलता हूं हिमाचल। देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये कई वाहन, कई सारे घर इसी तेज धारा में बह गए। सड़क की सड़क बह गई है। देखिए जरा, ये ट्रक जैसे ही पानी तेज बहाव में बहता है, सड़क को अपने साथ ले जाता है। और ट्रक कितना भारी होता है, देख रहे हैं आप, ये भी उस पानी के बहाव में बह जाता है। कोई पीछे पीछे चलो यार, हेलो। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं अरुणाचल प्रदेश की। देख रहे हैं आप, एकाएक लैंडस्लाइड होने लगे, यानी पत्थर आसमान से बरस रहे हैं। देखिए जरा वहां क्या हुआ। देखो देखो, बैक करो, बैक करो, बैक करो। ये आप देखिए, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए काफी है, सिर्फ बारिश नहीं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लेकिन ये तो आपने कुछ तस्वीर देखी। अब आपको लेकर चलता हूं मनाली। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जीप वहां पर खड़ी हुई थी। लग रहा था कि सड़क पर खड़े हुए आराम से निकल जाएंगे, लेकिन कैसे कटान की वजह से सड़क बह गई और ये जीप भी बह गई। अलग अलग जगह से तस्वीर। ये देखिए, कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू में पूरी की पूरी बिल्डिंग बह गई। आप देखिए, सिर्फ सेकंड्स गिनी, 1 2 3, और 1 2 नहीं है,
कई जगह पर ऐसे ही हालात हैं जहां पर बिल्डिंग की बिल्डिंग पानी के अंदर समा गई है। देखिए आप, शहरों में पानी भर गया है और इधर आप देखेंगे मंडी हिमाचल में तो ऐसे हालात हैं कि पूरा मंदिर डूब गया। यहां पर घाट हुआ करते लेकिन सब कुछ अब पानी के अंदर समा गया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब इधर हिमाचल में हालात और ज्यादा खराब हो गए। किन्नौर से मेरे पास खबर आ रही है, देख रहे हैं आप, ये बादल फट गया और ऐसी तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गांव जो है वहां पर उन्हें खाली कराया जा रहा है। देखिए जरा वहां कैसे सायरन बज रहा है और पूरा का पूरा बादल फटने से तबाही आ गई। अब मैं आपको बताने वाला हूं, एक जगह नहीं कई जगह पर सड़क ऐसी बह गई है कि संपर्क तक टूट गया। दिखाता हूं आपको, देख रहे हैं आप, ये बेचारा एक कुत्ता खड़ा हुआ है, इसे समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं। देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी सड़क बह गई है। और ये मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे है, आप लोग अगर मनाली गए होंगे तो इस हाईवे से गुजरे होंगे, लेकिन अब ये हाईवे नहीं है, यानी ऊपर जाने वाले गांव से रास्ता कट गया है और पूरा का पूरा नेशनल हाईवे बह गया। ये देखिए आप, यहां तक आपको रोड दिखाई दे रही है, लेकिन आप जैसे ही हमने कैमरे को पैन किया तो पूरा का पूरा हाईवे बह गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं हिमाचल में चंबा में क्या हालात हैं। देख रहे हैं आप, यहां पर भी इस समय भारी बारिश का कहर बना हुआ है और एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। देख रहे हैं आप, ये किश्तवाड़ में डोडा में जो तस्वीर बता रहे हैं, बादल फटा है और लोग से कहा जा रहा है कि आप यहां से भागिए। सुनिए जरा कैसे वहां पर हड़कंप मच गया। ये क्या कर रहे हैं? पुल पे भागो 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 भागो। जम्मू कश्मीर के डोडा में कुदरत ने कहर बरपाया। आसमानी आफत ने धरती पर सैलाब से सामना करा दिया। लैंडस्लाइड ने लोगों को अपने आगोश में ले लिया। गाड़ियां नदी में समा गई, नदियां उफान पर आ गई। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि मां वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई। आसमानी आफत के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। ताबड़तोड़ रेस्क्यू के बीच टेंशन की बारिश से प्रशासन का सामना जारी है। देखा आपने, बाढ़ की वजह से कहर बरपा दिया है अलग अलग जगह पर और लोग परेशान हो रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश में सियासत में क्या हो रहा है। राहुल की यात्रा चल रही है, अब ये हिट है या फ्लॉप है ये आपको तय करना है। मैं आपको खबर बताता हूं हुआ क्या, दिखाइए जरा। एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है चुनावों में और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी और महागठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन में इस समय जबरदस्त जंग चल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, सुपौल में ये यात्रा निकली और ये यात्रा का 10वां दिन है। महागठबंधन का दावा है कि जबरदस्त भीड़ यात्रा में आ रही है और उनका कहना है कि ये भीड़ वोटों में भी तब्दील हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ राहुल और तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज यात्रा में शामिल हो गई। प्रियंका गांधी जैसे ही यात्रा में शामिल हुई, रेवंता रेड्डी भी उनके साथ हैं, दिख रहे हैं आपको गाड़ी पे, और इसे लेकर बिहार में सियासत भी हो रही है। आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं राहुल की यात्रा में सिर्फ प्रियंका नहीं, एमके स्टालिन भी अब शामिल होने वाले हैं। अखिलेश यादव की भी एंट्री इस यात्रा में होगी और सिद्धारमैया, ये मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक, ये भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है
जो एक एक करके इन सभी को इस यात्रा में शामिल किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, इस यात्रा में शामिल करने की कोशिश है और इधर एक तस्वीर सामने आई। यह है बाहुबली अनंत सिंह के बेटे, देख रहे हैं आप। ये बिहार में ये भी अपना दावा कई जगह पेश करते हैं और अब घुड़सवारी कर रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस आरजेडी यात्रा को सफल बता रही है, वहीं बीजेपी ने यात्रा को फ्लॉप करार दिया है। राहुल गांधी अपने को जननायक कहलवा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो है। वोटर अधिकार यात्रा को 10 दिन बीत चुके हैं। आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई और भी कई बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी है। सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा से भी चुनावी सफलता में संशय लग रहा है? क्या राहुल और तेजस्वी का जादू चल नहीं पा रहा? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, इन्होंने क्या क्या चोरी किया है? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। अब पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी दिग्गजों के सहारे आ गए और इसलिए इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर यात्रा में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हो गई। वोटर यात्रा के 10वें दिन प्रियंका शामिल हुई। 27 अगस्त को सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में प्रियंका पूजा भी करेंगी। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रोड शो का कार्यक्रम भी है। प्रियंका गांधी जिन इलाकों में रोड शो करेंगी वो एनडीए और बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस इन इलाकों में फिर से अपनी पकड़ बनाना चाहती है। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल हो गए। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण इन्होंने बढ़ा दिया है और कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए इन्हें मैदान में लेकर आ गई है। अगर अखिलेश यादव आएंगे तो क्यों आएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश ने वोटर रिवीजन लिस्ट का शुरू से विरोध किया है। 30 अगस्त को वोटर यात्रा में वो शामिल होने वाले हैं। इंडिया अलायंस की एकता दिखाने के मकसद से अखिलेश आएंगे। सिद्धारमैया भी आएंगे। क्यों आएंगे? कर्नाटक के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 29 अगस्त को वो वोट यात्रा में शामिल होंगे और सिद्धारमैया ओबीसी आरक्षण को 75% करने की मांग कर चुके हैं। यानी पार्टी दलित और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। एमके स्टालिन भी आएंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन 27 अगस्त को इस यात्रा में शामिल होंगे। स्टालिन बीजेपी के धुर विरोधी हैं। मकसद क्या है? इंडिया अलायंस की ताकत को दिखाना और इसलिए इन चेहरों को भी अब शामिल किया जा रहा है। लेकिन इस पर बिहार में सियासत गर्म है। कौन क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी? और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। बिहार दौरे पर है तो रहें, दौरा करना उनका काम है, लेकिन झूठ को सच नहीं बना सकते। 26 तारीख आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए? इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ। कौन पूछता है रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। अब वोट यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी है, उसे लेकर सियासी घमासान भी बढ़ने लगा है। सियासी घमासान बढ़ा तो एक दूसरे पर कैसे पलटवार किया जा रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। इसकी भी पूरी तैयारी हो गई। प्रियंका गांधी कह रही हैं बीजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है। देश भर में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट है
और हर मोर्चे पर नाकाम है। बीजेपी जेडीयू की सरकार जनता का वोट चुराकर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जवाब दिया नित्यानंद राय ने, केंद्रीय मंत्री हैं। बिहार में तेजस्वी यादव का साथ देने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए हुए हैं। जिन नेताओं ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया, तेजस्वी जी उन नेताओं को बुलाकर माला पहना रहे हैं। चुनाव में बिहार की जनता इनको सबक सिखाई। रणदीप सुरजेवाला मैदान में आ गए। वो कह रहे हैं बीजेपी बौखला गई है, छटपटा रही है। लोगों के वोट चोरी करना राष्ट्रद्रोह है। वोट पर डाका डालना प्रजातंत्र, लोकतंत्र पर हमला है। लोगों के अधिकार और वोट के अधिकार को खत्म करना इस देश के संविधान पर बुलडोजर चलाना है। जवाब दिया शहनवाज हुसैन ने। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फेल हो गई है, फ्लॉप हो गई। यात्रा में केवल टिकट की उम्मीद लगाए नेता घूम रहे हैं। राहुल ने तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार मानने से भी इनकार कर दिया और आम जनता ने यात्रा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब इसे लेकर बिहार में सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। बीजेपी बौखलाई है और छटपटाई भी है, पर वो ये जान लें, लोगों की वोट चोरी करना राष्ट्रद्रोह है। लोगों के अधिकार और वोट के अधिकार को खत्म करना इस देश के संविधान पर बुलडोजर चलाना है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल इस लड़ाई को एक स्वर, एक आवाज से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। राहुल गांधी अपने को जननायक कहलवा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का अपमान है, इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो है। अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से इस मैदान में अपने पाले बदल रहे हैं और अपने मोहरे सेट कर रहे हैं। देख रहे हैं, नीतीश कुमार से आज मिले धर्मेंद्र प्रधान और बताया जा रहा है कि अंदर खाने बातचीत हो गई है। सीटों का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है। दिल्ली से कोई संदेश आया है क्या, इसी पर सवाल पूछा जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाते हैं आप, ये देख रहे हैं आप। बिहार में चिराग पासवान भी पूरी ताकत लगा रहे हैं और वो भी एनडीए के साथ आ गए। अब सवाल यही है कि चिराग को कितनी सीट मिलेंगी, चिराग कितनी सीटों पर जिता पाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और सबको साथ लेकर चलना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बीजेपी काम कर रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अगर सब साथ आएंगे तो भाई सीट का फॉर्मूला क्या होगा, बिहार के लोग तो यही पूछ रहे हैं। ये बताइए, चिंता मत करिए, अभी बताते हैं आप। सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। संभवतः, संभावनाएं अभी फिर कह रहा हूं, 104 बीजेपी, 105 जेडीयू, एलजेपी 20 पर और इधर हम पार्टी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा भी साथ ले जाएंगे। यानी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। दावा यह कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। अब तक बिहार में एनडीए के साथियों से कई बार बात हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से नीतीश कुमार मिलने वाले हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान करीब 40 सीटें मांग रहे हैं। चिराग इसके लिए अपने तरीके से दबाव भी बनाना चाहते हैं और चिराग को कम सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। बीजेपी चिराग पासवान को नाराज नहीं करना चाहती है और इधर चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीट मिल सकती है। बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। दोनों दल 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू को 105 मिल सकती है, बीजेपी को 104 सीटें मिल सकती हैं, चिराग को 20 सीट मिल सकती है और जैसा मैंने बताया, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 7-7 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर भी एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। पलायन रुकना है, रोजगार आना है, अपराध की जो है वो राजधानी पटना बन चुका है, आपने देखा है। ये सारे मुद्दों को लेकर ये यात्रा जो है, सिर्फ मकसद वही है कि किसी तरह भी एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, ये पूरा अब जन आंदोलन बन चुका है। क्या चाहते हैं बांग्लादेशी यहाँ वोट दे? जो 2 लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद है। इधर बिहार से दिल्ली तक सियासत गर्म है और उधर असम, बिहार और दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। क्यों गर्मा गई है? यह है सैयदा हमीद और इन्होंने बांग्लादेशियों का समर्थन किया तो आज इन पर, इनके बयान पर बवाल हो गया है। दिखाता हूं आपको, देखिए जरा।
दिल्ली में कई बांग्लादेशी तो नहीं लेकिन मुस्लिम आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम बांग्लादेशी नहीं हैं और हमें बांग्लादेशी बताना भी नहीं है, हम भारत के मुसलमान हैं, हमें बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने बयान दिया असम में, तो हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है विरोध होना चाहिए और बांग्लादेशियों का समर्थन वो नहीं करते हैं, असम में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर आज हमने जबरदस्त सवाल किए और सैयदा हमारे सवालों से भागी हैं। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। Don't be aggressive. Okay. That Bangladeshi immigrants, ma'am, you have said that Bangladeshi immigrants. Don't be aggressive. Okay. Ma'am, you have said that Bangladeshi immigrants. But why are you thrusting the mic in my face? अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाली सैयदा हमीद का विरोध हो रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा। हिमंता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, दर्शकों, गांधी परिवार की करीबी सैयदा हमीद जैसे लोग अवैध घुसपैठियों को वैध बताते हैं, जिन्ना के सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। हिमंता ने चेतावनी दी कि असम की पहचान खतरे में है और इसे बचाने के लिए वो आखिरी बूंद तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं कहना चाहता हूं बांग्लादेशियों का असम में कोई स्वागत नहीं है, ये उनकी जमीन नहीं है। जो लोग उनसे हमदर्दी रखते हैं वो चाहें तो अपने घरों में उन्हें जगह दे दें। असम में किसी भी हालत में घुसपैठियों के हाथ में नहीं सौंपा जाएगा। सैयदा हमीद सोनिया और राहुल की करीबी हैं। बता दूं, मनमोहन सरकार में योजना आयोग की सदस्य रह चुके हैं। सैयदा हामिद और प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने असम का दौरा किया, अवैध घुसपैठियों से खाली कराई गई जगह का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए सैयदा हमीद ने कहा बांग्लादेशी होना क्या गलत है, वो इंसान है, धरती बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहां रह सकते हैं। बताइए जरा, ऐसे बयान दे रहे हैं ये लोग। वे किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, ये कह रही है मैडम। सरकार कह रही है कि वे दूसरों का अधिकार छीन रहे, ये बेहद गलत और मनुष्यता के लिए हानिकारक है। इसी बयान के बाद सैयदा हमीद का पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। हमारी डिमांड है प्रशांत भूषण और सैयदा हमीद जब बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को बसाने की बात कर रहे हैं, ये देश भारतीय लोगों का है, भारतीय मुसलमानों का है, भारतीय हिंदुओं का है, ना कि बांग्लादेशियों का है। जो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में एंटर करे हुए हैं उनको निकालने का काम करेंगे। और अब बात करेंगे आज के सूत्र की। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ये सूत्र दिया है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक विचार अपनाओ, उस विचार को अपने जीवन में उतार लो, उसके सपने देखो, उसके बारे में सोचो, विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, शरीर और मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो। यही विचार मनुष्य को सफलता की राह पर ले जाता है। विचार और लक्ष्य से आध्यात्मिक दिग्गज जन्म लेते हैं और यही आपको करना है। जीवन में हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बहरहाल, ये भारत की बात है में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH